अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से। ये ट्रायल कब से स्टार्ट किया जा सकता है, इसके हवाले से तैयारियां क्या की जा रही हैं, और साथ साथ ये भी कि ये एक्सपेक्टेड कब तक है कि इमरान खान को बाकायदा तौर के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में बुलाया जाएगा। इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो आज नैब तरमीमी बिल के ऊपर फैसला आया है। इससे इमरान खान के केसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनका तोशाखाना 2 रेफरेंस वो खत्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ ये भी कि इस जजमेंट में जो 5 मेंबर के एक मुत्तफिका तौर के ऊपर फैसला आया है, उसके आगे क्या असरात आने वाले हैं पाकिस्तान के ओवरऑल जो सियासत के ऊपर और जो एक एहतसाब का अमल है उसके ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से। ये तो आप सबको मालूम है कि ये वाइडली रिपोर्ट हो चुका है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से इमरान खान का भी आगे बारी आ सकती है। खासतौर पे जनरल फैज हमीद से जो भी तहकीकात हुई और इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद तो कल जो बाकायदा तौर के ऊपर DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिया इमरान खान का, बाकी ये उन्होंने वाजे तौर पे कह दिया है कि कोई भी शख्स जो कि मिलिट्री कोर्ट के जो वायलेशन है उस करने वाले शख्स के साथ जो मिलिट्री एक्ट के अंडर आता है, उसके साथ कोई मुलविस होगा तो उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। और इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर ये भी कि इमरान खान का क्या वाकई मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं होगा। इमरान खान ने खुद भी इसका ये जो खदशात हैं इसका इजहार किया और बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसका आपको मैं पहले ही इस पे रिपोर्ट कर चुका हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल इसको टेकअप नहीं किया, क्योंकि ये बात एक मफरूजे के ऊपर थी और मफरूजे के ऊपर हाई कोर्ट्स हो या अदालतें कभी कोई फैसला नहीं देती। बहरहाल ये इमरान खान को ऑलरेडी कन्वे हो चुका है। इस हवाले से मैं पहले ही आपको ये रिपोर्ट कर चुका हूं कि जो जनरल फैज हमीद के ऊपर 2 इल्जामात थे, एक तो टॉप सिटी वाला है, जो दूसरा उनका आर्मी एक्ट की वायलेशन के हवाले से जो इनके ऊपर इल्जाम था, उसमें खास तौर के ऊपर जनरल फैज हमीद की जो मुबैना इन्वॉल्वमेंट है 9 मई के ऊपर, उसमें बाकायदा तौर के ऊपर मनसूबा साजी हो, उसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है या एग्जीक्यूट किया गया 9 मई को सेंसिटिव इंस्टॉलेशन का, ये दोनों ने मिलके, इसमें इमरान खान भी और जनरल फैज हमीद दोनों ने मिलके इस पे पूरा मनसूबा बनाया। और जो अभी तक जनरल फैज हमीद से तहकीकात हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सबूत सामने आए हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ये तो एक ऑब्वियस है कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जरूर होगा। अब एक इसके ऊपर जो लोग सवाल उठाते हैं और ये भी पूछते हैं कि अगर ये इमरान खान जैसे लीडर का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या जवाब देंगे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का फौज के ऊपर भी और ओवरऑल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा, खासतौर पे किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने या उसमें सजा देने के हवाले से। तो मेरा सिर्फ इतना सा एक इस हवाले से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जनरल फैज हमीद को जब गिरफ्तार किया गया और साथ साथ ये ऐलान किया गया कि इनका मिलिट्री कोर्ट मार्शल होगा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा, ये एक दुनिया भर के लिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खबर थी कि एक साबिक DG ISI को जो कि मुबैना तौर के ऊपर सियासत में मुलविस थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान के पास, हुकूमत के पास भी और उसके साथ साथ जो फौज है उसके पास एक बहुत बड़ा डिफेंस है। खास तौर के ऊपर अगर कोई इस तरह का इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर आता है या दबाव आता है इमरान खान के हवाले से कि फौज के जो इतने बड़े आला ओहदेदार जो कि अहम ओहदों के ऊपर रहे, कोर कमांडर रहे, उसके साथ साथ DG ISI, उसके साथ DGC रहे, उनको अगर फौज माफ नहीं कर सकती, खासतौर के ऊपर ये जो मिलिट्री के जितने भी मिलिट्री एक्ट है या ओवरऑल जो मिलिट्री का डिसिप्लिन है उसको खराब करने का और उसको वायलेट करने का, और उसके साथ साथ ये कि फौज के खिलाफ बाकायदा गद्दारी और बगावत के जो एक मनसूबाबंदी थी, उस पर अगर जनरल फैज हमीद के ऊपर उनको कोई माफी नहीं, तो फिर ये इमरान खान हो या कोई सिविलियन लीडर हो, उसके ऊपर ये इनके पास एक बड़ा ऑब्वियस सा एक जवाब है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि ये इस दबाव या इस प्रेशर की वजह से फौज ये सोचेगी कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना किया जाए, क्योंकि
लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि एक साबिक वजीर आजम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि ये कोई प्रेशर काम करेगा। अब जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है इस हवाले से, इमरान खान की बाकायदा तौर के ऊपर ना सिर्फ ये तैयारियां कर ली गई हैं, इवन मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान को जो जहां पे रखा जाना है, हैंड ओवर जब किया जाएगा इनको अडियाला जेल से मिलिट्री की कस्टडी में, तो उसके लिए भी बाकायदा तैयारियां की जा चुकी हैं। रावलपिंडी के अंदर ही जो एक खास मेस है जहां पे इनको रखा जाएगा, उसके लिए भी मेरी इतलात के मुताबिक तमाम तर जो तैयारियां, अरेंजमेंट खासतौर पे इनकी कस्टडी के हवाले से और फिर उनके जो वहां पे रखने के हवाले से वो तैयारियां तमाम हो चुकी हैं। और फिर मैंने मुख्तलिफ अपने जराये से ये पूछा कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान को बाकायदा तौर के ऊपर मिलिट्री कोर्ट के लिए या मिलिट्री को हैंड ओवर करने के लिए एक दरखास्त दी जाएगी। तो इस पर मेरी इतला ये है कि जनरल फैज हमीद से जो ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है या जो इंटेरोगेशन का प्रोसेस है, ये तकरीबन मजीद 2 हफ्ते इस पे मजीद लगेंगे, क्योंकि उसके बाद ही ये जब ये बाकायदा इसका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग होगी तो अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान को हैंड ओवर किया जा सकता है मिलिट्री के, या बाकायदा तौर के ऊपर दरखास्त दी जा सकती है कि इनको फौज के हवाले किया जाए, क्योंकि ये इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है जो बगावत और उसके साथ साथ जो फौज के अंदर म्यूटनी फैलाने के जो इल्जामात हैं उस पे। तो ये जो सितंबर है इसके लास्ट वीक में जो जनरल फैज हमीद है उससे बाकायदा इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी और उसके साथ साथ ही इमरान खान को बाकायदा मिलिट्री की तहवील में लिया जा सकता है। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ जरूर शेयर करता रहूंगा। अब बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है नैब तरमीमी बिल के हवाले से। ये बड़ा इस पे पाकिस्तानी मीडिया में ये सवाल उठाया जाता था कि ये जो नैब तरमीमी बिल है ये कब तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस पे जो इमरान खान के केसेस थे वो भी इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जो बाकी जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं जो नैब के एहतसाब के हवाले से वो भी इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे। तो सहाफी हों या ओवरऑल जो सियासतदान थे ये बार बार पूछते थे कि 3 माह हो गए इस जो समाअत थी इसको मुकम्मल किए हुए, ना इसका शॉर्ट ऑर्डर आया और ना ही तफसीली फैसला आया था। तो क्या ये इस पे आज जो फैसला आया है इस पे जो मेन, अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो 3 मेन अहम तरामीम थी इस नैब ऑर्डिनेंस में जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने की थी, उसमें एक ये था कि जो 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ऊपर की मालियत के केसेस होंगे वो नैब को रेफर किए जाएंगे या नैब उनकी तहकीकात कर सकता है। दूसरे नंबर पे जो इसमें था वो एक रेट्रोस्पेक्टिव का एलिमेंट था कि माजी के ऊपर इतलाक नहीं होगा कि कोई जुर्म माजी में हुआ, कोई 20 साल पहले 15 साल पहले कोई जुर्म हुआ तो उसके ऊपर नैब ये नहीं हो सकता कि जैसे माजी में ये करते रहे हैं कि 40 साल की पिछली जो है वो तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन एहतसाब के नाम के ऊपर किसी को वो किया जाता था, विक्टिमाइज किया जाता था, वो नहीं होगा। और तीसरा उसके साथ साथ ये भी कि जो नैब के ओवरऑल ये जो इल्जामात लगाए जाते हैं, पहले ये होता था कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं उसने खुद को बेगुनाह साबित करना होता था। अब ये था कि नैब जो प्रोसिक्यूशन है वो अगर कोई इल्जाम लगा रही है या इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको साबित करना होगा कि ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया और इस बुनियाद के ऊपर इनकी गिरफ्तारी और इसके साथ साथ जो मुकदमा है वो बनाया जाएगा। तो ये अब इसमें 3 मेन अहम तरामीम थी। उसके साथ बाकी भी छोटी मोटी जो इसमें जो नैब ऑर्डिनेंस था वो की गई थी, तब्दीलियां की गई थी, लेकिन 3 जो मेन ये थी तरामीम ये थी। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मुत्तफिका तौर के ऊपर, उसमें जस्टिस काजी फायज इसा, जस्टिस जमाल मंदोखैल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला और साथ जो हसन अजहर रिजवी, इन 5 ने मुत्तफिका तौर के ऊपर ये जो इमरान खान की अपील, इमरान खान का जो केस था इसमें गवर्नमेंट ने अपील की थी कि ये जो पहले 3 रुकनी बेंच था उसने इसको सस्पेंड कर दिया था, ये जो तरमीम थी, तो उसको आज इन्होंने वो किया है, हुकूमत को अलाउ किया है ये जो अपील का था। तो इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक इजाफी नोट दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत इसमें कोई पार्टी नहीं हो सकती जो नैब के हवाले से, लेकिन जो बाकी इसमें 2 और प्राइवेट जो थे जो पिटिशनर्स थे
उनकी ये जो अपील थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, हुकूमत की उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। ये उनका एडिशनल नोट था। लेकिन इससे अब सवाल ये है कि फर्क क्या पड़ेगा? क्या इससे जो सियासतदानों के केसेस हैं वो अब ये जिस तरह माजी में हमने देखा कि एक इल्जाम लगता है और फौरन नैब उसको धर लेती थी, क्या अब वो इस तरह का होगा? और दूसरा ये कि इमरान खान के जो केसेस हैं खासतौर के ऊपर 2 अब पेंडिंग हैं, एक तोशाखाना 2 रेफरेंस है और उसके साथ जो दूसरा है 190 मिलियन पाउंड वाला है, वो उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जो तोशाखाना है, क्योंकि ये जो नैब तरमीम की गई है जिसको मंजूर किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें 500 मिलियन वाला जो एक थ्रेश होल्ड है कि 50 करोड़ की अगर कोई करप्शन या कोई इम्बेजलमेंट या इस तरह की कोई वो होगा तो उसको नैब तहकीकात कर सकती है। तो तोशाखाना केस तो ऑलरेडी इससे उड़ जाएगा और इमरान खान को इस पे रिलीफ मिलेगा। जबकि दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला है, अगर उसको वो किया जाए जो 190 मिलियन के हवाले से, या फिर इवन जो इमरान खान ने उसके अगेंस्ट जो फेवर्स ली 458 कनाल जमीन है, फिर उसके साथ साथ कुछ नकदी जो इन्होंने अमाउंट ली मलिक रियाज से, वो तमाम को वो देखा जाए तो उससे ऐसे लगता है कि ये वाला केस इमरान खान का उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा 190 मिलियन वाला। इवन अगर ये इमरान खान की जो लीगल टीम है वो उसकी जो गेन्स को, यानी जो 458 कनाल जमीन है या बाकी जो फाइनेंशियल जो ली गई है मलिक रियाज से उस 190 मिलियन पाउंड वाले केस को सेटल करने के अगेंस्ट वो काउंट करते हैं और ये कहते हैं कि ये कम है, तो फिर भी अगर ये नैब से केस चला जाता है तो फिर जो एंटी करप्शन है वो उसके हवाले से एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ACE जो वो इसको पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट के हाथे में आता है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट एंटी करप्शन के जरिए इनके खिलाफ ये केसेस ओपन कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये इमरान खान को ये जो मुबैना करप्शन का है 190 मिलियन पाउंड वाला हो या तोशाखाना हो, ये नैब वाला तरमीमी बिल अप्रूव होने के बाद कोई इससे रिलीफ मिलेगा। इमरान खान के केसेस मैं समझता हूं कि वैसे ही जारी रहेंगे। अब बाकी जो सियासतदानों के हवाले से ऑलरेडी इस पे जो वर्किंग हो चुकी है नैब की कि ऑलरेडी एक स्पीकर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो MOU साइन किया हुआ है नैब के साथ कि आइंदा जब भी कोई नैब को मतलूब होगा जो मेंबर पार्लियामेंट, तो उसमें सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई है जो पार्लियामेंट के लेवल के ऊपर कि वो पहले उसको देखेगी उस केस को और उसके ओवरऑल जो बाकी तमाम मामलात हैं, और फिर बाकायदा तौर पे स्पीकर से इजाजत लेने के बाद ही किसी पार्लियामेंटेरियन की गिरफ्तारी होगी। इसी तरह नैब में और मजीद जो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से और उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से भी जो पहले इमरान खान के दौर में एक खौफ की अलामत बन गई थी नैब के, किसी को भी चाहते थे इमरान खान वो नैब के जरिए गिरफ्तार कर लेते थे, तो उसके बाद काफी रिफॉर्म्स आई नैब के हवाले से कि बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से भी कोई मतलूब होगा तो पहले जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस तरह की जो एक कमेटी के साथ ये कंसल्ट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा एविडेंसेस को और जो इल्जामात हैं उनको, उसके बाद ही जो किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। तो ये नैब ऑलरेडी काफी हद तक टेम हो चुका है और इसमें रिफॉर्म्स भी काफी हद तक आ चुकी हैं। तो उससे ये जो इमरान खान ने एक वो किया था लोगों को कि मैं देखें मेरे तो अपने केसेस इसमें नैब में पड़े हैं, लेकिन अगर मैं इसका कोई फायदा उठाना चाहता तो मैं फिर इसको चैलेंज क्यों करता। तो ये इसमें जो कुछ ऐसी, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी आया कि कुछ ऐसी चेंजेस थी जो सॉरी वो इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में भी लाई गई थी। तो ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल इससे वो एक पारसाई का अपना वो दे रहे हैं। ये कुछ चीजें जो इमरान खान के अपने दौर में आई थी तरमीम, और उसके साथ साथ ये जो अब इसके फवायद हैं या इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इमरान खान को भी मिलेंगे जिसमें उनको ड्यू होंगे। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।